के चलते भारत से, अगर मैं साफ शुद्ध शब्द में कहूं तो, पंगा तो ले लिया है, लेकिन नुकसान बड़ा वही झेल रहा है। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। इनफैक्ट उसके पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो भी इतने इतने कम हो चुके हैं कि अगले 8-10-15 दिन में वो वास्तव में वही हालत हो जाएगी उसकी जो पाकिस्तान की हुई या श्रीलंका की हुई। वहाँ के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी खराब हो जाएगी कि जो बाकी लोग हैं वो इन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बांग्लादेश की समय अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन है 170 मिलियन। इसमें से 1% लोग भी नहीं है जो कट्टरपंथी है। अगर 1% भी हो तो 1.7 मिलियन, ये कुछ लाख ही हैं, शायद लाख भी, कुछ लाख भी नहीं होंगे, शायद एक लाख के करीब है जो बाकी सारे कौम को तबाह कर रहे हैं। और इस तबाही से बचने के लिए होना हो हिंदुस्तान के साथ रिश्ते नाते इंप्रूव करने पड़ेंगे। उनका जैसे कि आपने कहा मेन सोर्स ऑफ इनकम या मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू था टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो दुनिया सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री या थर्ड लार्जेस्ट उनकी थी। उसका जो रॉ मटेरियल था हिंदुस्तान से सप्लाई होता था, हिंदुस्तान से सप्लाई होना बंद हो गया है। बिजली हिंदुस्तान उसको दे रहा था, ऑयल और गैस हिंदुस्तान उसको दे रहा था, पानी हिंदुस्तान दे रहा है बड़े बड़े पैमाने पर। और हिंदुस्तान इनमें थोड़ी सी भी कटौती करे तो बांग्लादेश के घुटने टिक जाएंगे। वास्तव में हमारी जो खुफिया एजेंसीज हैं बड़े पैमाने पर, वहाँ पे अवामी लीग अभी भी है, वो अंडरग्राउंड है। हमको हर हालत में अवामी लीग को हर प्रकार से सपोर्ट करना है। आने वाले समय में अवामी लीग दोबारा खड़ा होगा, उसको बाइकआउट नहीं किया जा सकता। वो बहुत बड़ी पार्टी है और बड़े कायम थी, और हमारे हित में होगा कि उसको हर प्रकार से सपोर्ट किया जाए। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो गरजते हैं सो बरसते नहीं। वो जो कर्नल साहब बोल रहे थे, वास्तव में वो भी साफ तौर पे जानते हैं कि उसके पीछे कोई दम नहीं है। अब देखो, ईरान ने बड़े पैमाने पर कोशिश की जी नॉर्थ कोरिया से वेपन बम खरीदने के लिए, पाकिस्तान से खरीदने के लिए, रशिया से या चाइना से, किसी ने उसको नहीं दिया। और वो इजराइल के सामने भी हर प्रकार से झुक रहा है। उसका जो एक्सेस और रेजिस्टेंस है वो खत्म हो गया है। हिजबुल्लाह तकरीबन तबाही हो गई है। हमास काफी कमजोर हो चुका है। सीरिया जो है उनका जो सप्लाई लाइन थी वो कम्प्लीटली लेबनान की तरफ से और यमन की तरफ सब खत्म हो गई है। और उनको अपनी चिंता है कि कोई ऐसी कार्रवाई ना इजराइल कर ले जिसमें वहां पे चेंज ऑफ गवर्नमेंट हो जाए। इसी माफिक पाकिस्तान किसी प्रकार से उनको न्यूक्लियर वेपन नहीं देगा, ना ही चाइना देगा, जितनी मर्जी कोशिश कर ले। नॉर्थ, पहली बात है बांग्लादेश के पास पैसा ही नहीं इसको खरीदने के लिए। अच्छा, बांग्लादेश को यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि जिस अराकान आर्मी ने, अभी छोटी सी अराकान आर्मी ने बांग्लादेश की नाक में दम किया हुआ है, उस अराकान आर्मी की 95% फंडिंग जो वो चीन से हो रही है, उसको ये नहीं दिख रहा है। देखो, अराकान आर्मी ने 270 किलोमीटर एरिया जो है बांग्लादेश का पूरा, बांग्लादेश का म्यांमार बॉर्डर है, पूरा का पूरा बॉर्डर जो है सील कर लिया है। सारे बॉर्डर के ऊपर अराकान आर्मी है, और अराकान आर्मी ने काफी जगह पे घुसपैठ की है। और वो घुसपैठ ऐसी जगह की है जहाँ पे 10 लाख जो रिफ्यूजीज हैं, रोहिंग्या, जिनको बांग्लादेश वापस भेजना चाहता था, उसके काफी नजदीक है। सेंट मार्टिन आइलैंड के काफी नजदीक है। तो ये स्ट्रेटेजिकली बड़ा वाइटल है। और बांग्लादेश को साफ तौर पर नजर आ रहा है कि वो कुछ भी कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं कर पा रहे। सेकंड इज अराकान आर्मी ने साफ तौर पे जो कुछ चीजें कही है वो हिंदुस्तान की तरफ सपोर्ट कर रहा है। अराकान आर्मी जो है उसको कुछ समय समय पर कभी चीन उसको सपोर्ट करता है, कभी चीन उसके अगेंस्ट होता है, अपने हित को निगाह में रखते हुए। लेकिन इस समय अराकान आर्मी जो है काफी ज्यादा पावरफुल होती जा रही है। म्यांमार की आर्मी को भी बड़ी चुनौती दे रही है। और हो सकता है कि अगले साल या 2 साल में म्यांमार में भी जो मिलिट्री रूल है वो खत्म हो जाए। तो अराकान आर्मी जो है वो हर प्रकार से हिंदुस्तान के पक्ष में इस समय बांग्लादेश, मैं दोबारा बोलता हूँ कि बांग्लादेश की आर्मी और एयरफोर्स और नेवी के साथ हिंदुस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। मैंने खुद कई 100 बांग्लादेश के ऑफिसर्स को ट्रेन किया आर्मी वॉर कॉलेज में। वो किसी प्रकार से हमारे खिलाफ बगावत में हिस्सा नहीं लेंगे। बिल्कुल, ये बड़ी बात कही सर आपने। मैं निपुण के पास चल रहा हूँ। निपुण, एक बात और कही जनरल साहब ने कि जो बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी हैं वो कुछ हैं, जो बांग्लादेश की जनसंख्या है उसका 1-1.5% 2% शायद रहे होंगे। लेकिन सवाल यह है कि दिक्कत यह है कि वो कट्टरपंथी बांग्लादेश की सरकार चला रहे हैं, लेकिन कट्टरपंथियों में भी अपनी बुद्धि तो होगी ना कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। पाकिस्तान की मदद ले रहे हैं, उस पर उछल रहे हैं, वो देख नहीं रहे हैं कि पाकिस्तान के हाथ में तो हमेशा कटोरा रहता है।
जी, जी। नहीं, बिल्कुल सही सहगल साहब ने भी कहा और मैं पहले भी सब कुछ सुन रहा था। हम्म। देखिए, एक तो बात है कि वहाँ पे जो कट्टरपंथियों की हम बात करें तो करीब 20 से 25% जो रज़ाकार, जो हम्म। शेख हसीना ने कहा था जिसके बाद ये आंदोलन और ज़्यादा उग्र हुआ था, जो हम्म। सो कॉल्ड छात्र अपना वो बोलते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वो जो रज़ाकार हैं 20 से 25% ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के समर्थन में थे और जब वहाँ पर कर्नल टिक्का खां अपनी फ़ोर्स को लेके पहुँचा था ऑपरेशन सर्च लाइट, तो उसमें रज़ाकारों ने साथ में मिलकर वहाँ पर क्या किया था, एट्रोसिटीज़ की थी। हम्म। आप देखिए बांग्लादेश को अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश में 3 पॉलिटिकल पावर्स हैं। एक आप देखेंगे अवामी लीग, बीएनपी और तीसरा आपका जमात। जमात को आप देखेंगे आज भी 20-25% लोग हैं। जब खालिदा जिया पावर में आती है 91 में 2001 में, तो जमात के सपोर्ट से आती है और जमात के कई सारे नेताओं को वो अपने यहाँ पे मिनिस्ट्री में जगह भी देती है। आवश्यकता क्या है वहाँ पर जो शेख हसीना ने पूरा फैब्रिक बनाया हुआ था बांग्लादेश का, वो एक सेकुलर फैब्रिक बनाया हुआ था। लेकिन बीएनपी और साथ में जमात मिलकर वहाँ का पूरा रेडिकल एक फैब्रिक बनाने का प्रयास, एक इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट जो होता है, कट्टरपंथी जो होता है उसका फैब्रिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और आपने जो बात कही कि जो कट्टरपंथी होते हैं, कट्टरपंथी इतना सोचते कहाँ हैं? अगर इतना सोचते, आप देखिए आईएसआईएस की बात करें, जिस प्रकार के आप संगठन तालिबान किस्म की आप बात करें, ये यही तो मिस्टेक करते हैं, यही ये गलती करते हैं। और आज आपने जो कहा अराकान आर्मी, कि अराकान आर्मी जिस प्रकार से चैलेंज कर रही, चुनौती दे रही है, आज स्थिति ये है कि बांग्लादेश बांग्लादेश जो है, वो एक हॉस्टाइल कंट्री जैसा बन गया है। 3 ओर से हम हम्म। उसके बैठे हुए हैं, हमसे घिरा हुआ है और एक साइड में उसका आपका अराकान आर्मी स्टार्ट हो गई है। स्थिति ये है कि अराकान आर्मी कहीं न कहीं बहुत बड़े एरिया पर अपने कब्जे करने की यानी कि उसको कंट्रोल करने की क्षमता रख रही है। जिस अराकान आर्मी ने रखाइन स्टेट से जुंटा फोर्सेस को हटा दिया हो, तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो आगे बांग्लादेश में भी एक बड़ी एक्शन ले सकती है। तो मैं ठीक है। मानता हूँ कि कहीं न कहीं जिस प्रकार से रेडिकल वहाँ पर हुए पाकिस्तान के दम पर, पाकिस्तान की तो स्थिति आज चलिए हम मानते हैं 60 के दशक का पाकिस्तान है, हम्म। जिसकी जीडीपी हमसे अच्छी थी। लेकिन बात है कि यहाँ पर केवल और केवल पाकिस्तान के दम पर वो नहीं है। हम्म। पाकिस्तान के दम पर तो वहाँ करते ही नहीं, मुझे लगता है कि किसी प्रकार की कोई भी एक्शन वहाँ पे नहीं होता। पाकिस्तान के साथ तो उन्होंने एक सॉफ्ट पावर जो पाकिस्तान ने लेके चला, आप पाकिस्तान का पिछले कई सालों की मूवीज़ देखिए, वहाँ के ड्रामा देखिए, फ़िल्में देखिए, वो आपका बुक्स देखिए, उन्होंने हम्म। कोशिश की कि एक सॉफ्ट पावर की तरह एक इमोशनल एंगल करने का प्रयास किया जाए। ठीक लेकिन है। आईएसआई एक्टिव तो रही। बस हम्म। बात ये है कि जब तक आपको फंडिंग नहीं होगी, आपके पास में पैसा नहीं होगा, आप कैसे सपोर्ट कर देंगे? तो हम्म। मैं ये कतई मानने को तैयार नहीं हूँ कि केवल पाकिस्तान के सपोर्ट से ये पूरी घटनाक्रम हो गया। इस हम्म। घटनाक्रम में अमेरिका, चीन दोनों इन्वॉल्वमेंट रहे हैं। चीन का अपना बेनिफिट में लेकर चीन अपने हित में देख रहा है, अमेरिका अपने इंटरेस्ट में देख रहा है। तो वो दोनों लेकिन के इंटरेस्ट के कारण हुआ, मुझे कहीं न कहीं दिख रहा है जो हम्म। शेख हसीना बोल रही थी वो समय पहले हम्म। कि भई एक व्हाइट मैन ने उसे सेंट मार्टिन आइलैंड माना और एक नए देश की बात चल रही है। मुझे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ उस और चीज़ें बढ़ रही हैं, ठीक है, लेकिन जो ठीक हमारे है। लिए मैं उसके एक लिए वो एक एक हमारे छोटा-छोटा रिएक्शन सबसे एक-एक और लेता हूं, लेकिन ज़ैद भाई, अमेरिका तो अब भारत के फेवर में खड़ा हुआ दिख रहा है। वहां के जो सांसद हैं वो लगातार इस पर आवाज उठा रहे हैं, बल्कि एक सांसद ने तो अब मांग की है कि एक फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी कहा है, अपनी जो विदेश मंत्रालय उनसे भी कहा है कि भाई आप सैंक्शंस लगाइए बांग्लादेश पर। दु, दुनिया में अभी पूरी दुनिया हिंदुस्तान को इग्नोर नहीं कर सकती। हम्म। हिंदुस्तान ऐसी जगह आके खड़ा हो चुका है हम्म। कि इतनी मेहनत से आके खड़ा हो चुका है कि आज हिंदुस्तान को कोई इग्नोर नहीं कर सकती। आज हम्म। कहीं ना कहीं पूरे अमेरिका में हम 0.1% है, मगर हमारी बात होती है। क्यों हम्म। बात होती है? कहीं ना कहीं हम बैठे हुए हैं हम्म। और एक ताकत में बैठे हुए हैं और एक पोजीशन पे बैठे हुए हैं। ये एक दूसरा पहलू हो जाता है। अब आते हैं पूरे हिंदुस्तान को इग्नोर नहीं कर सकते। आप 1970s उठाइएगा, किस तरह से अमेरिका ने इस चाइनीज को सपोर्ट किया रशिया को तोड़ने के लिए। मगर आज उसी चाइनीज उनके लिए एक एक पेन है, एक दर्द है, जिसे वो तमाम के तमाम इंडिया एक प्लेटफॉर्म आज इस जगह पे इंडिया है कि इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकता अमेरिका। अब आते हैं कि आज आज चाइनीज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप चीन हम्म। को इग्नोर नहीं कर, चीन बड़ा हो चुका है। हम्म। हम्म। चीन बड़ा हो चुका है और अमेरिका कहीं ना कहीं, ये दो चीज है जो अमेरिका को एक डर है, चीन को एक डर है कि ताइवान का लेके। हम्म। हम्म। ताइवान एक बहुत बड़ा मसला चीन के साथ चल रहा है। कहीं कब ये क्या करेगा ये किसी को नहीं पता, मगर ये नहीं चाहता है कि
एक जबानी तौर पे मुल्क बना था। आप बात पे गौर करिएगा, मजहबी तौर पे मुल्क नहीं बना था ये बांग्लादेश, जबान पे मुल्क बना था, ये जबान का मुल्क था, ये बंगालियों का मुल्क था, इस तरह मुल्क बना था। तो इससे में अगर पाकिस्तान तकसीम हुई थी, अगर पाकिस्तान से इंडिपेंडेंट जबान पे मिला, मजहब पे एक मुल्क बना था 1947 पे, वो मुल्क था पाकिस्तान। अगर वो मजहब पे मुल्क बनता और रहता तो बांग्लादेश उससे बाहर नहीं निकलता। तो मजहबी तौर पे कोई मुल्क ताकतवर नहीं हो सकता, ये बात दिमाग में रखिएगा। अब आते हैं जबानी तौर पे ये मुल्क बना था। आज माइनॉरिटी का जो हाल आज बांग्लादेश में है, ये आज से नहीं है, ये जब ब्रिटिश इंडिया था, जब दो हिस्से में बंगाल को बांटा जा रहा था, जब बंगाल, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये तमाम एक, और बांग्लादेश और आसाम, ये तमाम एक बंगाल होता था। उस दौरान जब बांटा जा रहा था, ब्रिटिश इंडिया के दौरान पे, तो वहां पर मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी, तो उनको जब बांटा गया तो ठीक है। मेरे पास जैद भाई आखिरी कुछ मिनट है, मैं एक रिएक्शन प्रोफेसर मनोज से भी मैं ले लेता हूं। प्रोफेसर मनोज, क्या जो अमेरिका का अब इंटरफेरेंस है और 20 जनवरी को अब जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे, उनका माइंडसेट बिल्कुल अलग है, तो क्या ये चीजें कुछ इंपैक्ट करेंगी इन हालातों को? देखिए रोहित जी, जो भी डेवलप कंट्री है, अमेरिका की शुरू से पॉलिसीज रही है कि वो अपने इंटरेस्ट को सबसे पहले देखता है और उसी के आधार पे वो मदद भी करता है और फिर बाद में एनिमिटी भी किसी न किसी को आगे करके करता है, उसका इतिहास रहा। अभी आप इस एरिया में जो भी क्राइसिस हो रहा है, बेसिकली अमेरिका एक प्रॉक्सी वार वहां पे हो रहा है, जिसमें चाइना का भी रोल है, अमेरिका का भी रोल है और पाकिस्तान का भी रोल है। लेकिन अभी पिछले जब शेख हसीना को अपदस्थ किया गया था, उस समय चाइना बिल्कुल साइलेंट था, क्योंकि पूरा ऑपरेशन अमेरिका का था। लेकिन आप खुद समझ सकते हैं कि अमेरिका जब इस एरिया में इन करेगा तो चाइना कैसे शांत रह सकता है। तो आज चाइना ने, आज आप देख सकते हैं जिस प्रकार से अराकन आर्मी जो जा रही है, क्योंकि उसका पूरा फंडिंग चाइना करता है और उसकी 30,000 की जो आर्मी है, आप इसका इतिहास आप देखें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो जापान के साथ इन लोगों ने फाइट किया था। तो इनका एक अपना एक इतिहास है और मुझे लगता है कि ये जिस प्रकार से अभी हमारे जो पैनलिस्ट बता रहे थे कि लगभग 270 किलोमीटर एरिया पे उन्होंने एक तरीके से अपना कब्जा कर लिया है, तो ये मुझे लगता है कि ये स्थिति और भी वॉलेटाइल होने जा रही है आने वाली स्थिति में, और इसमें चाइना बिल्कुल रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहेगा कि इस एरिया में अमेरिका का इंटरफेरेंस बढ़े। और ऑब्वियसली कि 20 जनवरी के बाद से जिस प्रकार से हमारे डेमोक्रेट्स के रिपब्लिकन्स और जो जिस प्रकार का वहां का जो चुनाव हुआ और जो मैंडेट आया है, उसमें ट्रम्प के आने के बाद से ये स्थिति और भी ज्यादा तेज होगी। और अभी आप पहले हमारे एक वक्ता बोल भी रहे थे कि चाइना का जो इंटेलिजेंसी है उसको पहले से पता चल गया था और उसने भारत की, तो ये ठीक है, ये एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन उसके अलावा भी भारत का जो एक उभरता हुआ जो एक स्वरूप है, आज हम वर्ल्ड के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और डेमोक्रेसी के आधार पे है। यहाँ पे कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, हम यहाँ चुनाव के माध्यम से सत्ता में आ रहे हैं और अमेरिका भी इस चीज को रिप्रेजेंट करता है, डेमोक्रेसी को करता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि चाइना में डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि भारत एक उभर के आ गया है, क्योंकि वहां पे लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है और इसीलिए वो कभी भारत के साथ दोस्ती दिखाता है, फिर कभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है ताकि उसकी इकोनॉमी बनी रहे। लेकिन भारत आज उससे आगे निकल चुका है और मुझे लगता है कि इसका बहुत ही त्वरित हम लोगों को इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, जिस प्रकार से भारत सरकार डिप्लोमेटिक